Hello everyone, this is your educator मानसी गुप्ता. वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी. आज हम क्लास 9 के लिए सोशल साइंस का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं. जैसा कि आपको पता है कि हम टर्म 1 के आपके एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं आपके लिए कि कैसा आपका पेपर का फॉर्मेट रहेगा, कैसा आपका एग्ज़ाम होगा. तो जो हम आपके लिए सैम्पल पेपर लेकर आए हैं उसमें जो पेपर है वो 4 सेक्शंस में डिवाइड है, यानी कि आपका पेपर जो है वो भी 4 सेक्शंस में डिवाइड होगा. सेक्शन ए, बी, सी और डी. तो अभी तक हम सेक्शन ए और सेक्शन बी वीडियोस में कवर कर चुके हैं. ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप उनको देख लीजिएगा. ठीक है, अगर आपको वो वीडियो का मैं आपको लिंक दे देती हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपको वो वीडियो ईजिली अवेलेबल हो जाए. ओके, तो आज की हम अपनी इस वीडियो में आपका सेक्शन सी और डी एक साथ दोनों कवर कर लेंगे और इसी तरीके से आपका ये सैम्पल पेपर जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने इस वीडियो को. आप लोग प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपको इससे पता लगेगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कैसा आएगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. देखो, आपको जो सेक्शन सी में क्वेश्चन दिए होंगे, 2 क्वेश्चन होंगे इसमें आपके, मतलब 2 सोर्सेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे. सोर्सेज बेस्ड का मतलब है कि इसमें आपको कुछ एक जो है आपकी बुक से ही कोई पैराग्राफ दिया जाएगा. ठीक है, और बुक इस पैराग्राफ का सोर्स मतलब ये कहाँ से लिया गया है, ये होगा आपकी ही जो एनसीईआरटी की किताब है जो आप पढ़ रहे हैं उसी से ये लिया गया है. ठीक है, तो देखो जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें जो सोर्स है ये कहाँ से लिया हुआ है, ये आपकी जो इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र की जो किताब है उससे लिया है. पहला चैप्टर का नाम है द स्टोरी ऑफ पालमपुर विलेज, यानी कि पालमपुर गांव की कहानी. ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने इस पैराग्राफ को पढ़ना. Unlike the manufacturing that take place in the big factories in the towns and cities, manufacturing in Palampur involves very simple production. यानी कि जैसे शहरों में और टाउन्स वगैरह में मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, विनिर्माण होता है. कैसे होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री में होता है, बहुत सारे मजदूर मिलके काम करते हैं, उत्पादन करते हैं. तो जो पालमपुर विलेज में है ना, वहाँ पर प्रोडक्शन का जो पूरा प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही स्मॉल स्केल पे होता है. यानी कि दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट होम, यानी कि वो जो भी काम करते हैं वो बहुत ज़्यादातर वो घरों में ही होता है. ठीक है, इसका मतलब यानी कि वहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यानी कि लघु एवं कुटीर उद्योग जो है वो चलाए जा रहे हैं. ठीक है, और काम कौन करता है, फैमिली के जो मेंबर हैं वही लेबर के तौर पे कार्य करते हैं. ठीक है, रेयरली आर लेबर्स हायर्ड, मतलब बहुत ही कम ऐसा होता है कि श्रमिकों को या लेबर्स को जो है किराए पर लिया जाता है, मतलब उनको काम पे रखा जाता है. सब लोग अपने घर घर में ही काम कर लेते हैं. ओके, पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड आर नॉट मैनी इन पालमपुर, मतलब जो लोग व्यापार में शामिल होते हैं ना, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में, पालमपुर में वो लोग ज़्यादा नहीं है. यानी कि वहाँ पे मर्चेंट्स बहुत ही कम है पालमपुर विलेज में. ओके, द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स, मतलब जो दुकानदार है ना वही ट्रेडर्स भी हैं, यानी कि वही व्यापारी हैं जो दुकान चलाते हैं. ठीक है, हु बाय वेरियस गुड्स फ्रॉम द होलसेल मार्केट इन द सिटीज एंड सेल दैम इन द विलेज. यानी कि जो पालमपुर गांव में दुकानदार है ना वो पता है क्या करते हैं, शहरों और बड़े बड़े जो आपके सिटीज़ होते हैं वहाँ पे जाके वो होलसेल की दुकानों से सामान खरीदते हैं और फिर वही सामान गांव में ले जाकर बेचते हैं. ठीक है, बहुत होता है. दिल्ली की जो सदर मार्केट है और चांदनी चौक या गांधीनगर मार्केट है, यहाँ से बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं सामान ले जाकर यूपी और बिहार जैसे गांव के इलाके में बेचते हैं. ये रियल लाइफ में ऐसा भी बहुत होता है. ठीक है, स्मॉल जनरल स्टोर इन विलेज सेलिंग अ वाइड रेंज ऑफ items like rice, wheat, sugar, tea, oil, biscuits, candle, नोटबुक, पेन, पेंसिल, इवन सम क्लोथ्स. यानी कि जो स्मॉल जनरल स्टोर हैं वो ये सब चीज़ें बेचते हैं जो मैंने अभी आपको नाम लेके बताई. ठीक है, अ फ्यू फैमिलीज हुज हाउस होल्ड आर क्लोज टू बस स्टैंड हैव यूज्ड अ पार्ट ऑफ स्पेस टू ओपन स्मॉल शॉप. अब देखो, आपने देखा होगा बस का जो स्टैंड होता है, बस स्टैंड, उसके बगल में एक नॉर्मल छोटी सी दुकान लगी होती है, खोखा जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना. तो ऐसे ही बस स्टैंड के बगल में बहुत सारे पालमपुर विलेज के लोगों ने अपनी छोटी छोटी दुकानें खोल ली हैं और वो दुकानें उन लोगों ने ही ओपन की हैं जिनका घर बस स्टैंड से बहुत ही पास में पड़ता है. ठीक है, ताकि वो डेली सामान को लेके जा सकें अपने घर और फिर वापस मॉर्निंग में लाके अपनी दुकान लगा सकें. ठीक है, दे सेल ईटेबल, मतलब वो जो है वहाँ पे अपनी छोटी सी दुकान में कुछ भी खाने पीने की चीज़ जैसे कि बिस्किट्स हो गया, ठीक है, रेफर्स हो गए, आपके छोटे मोटे जो आइटम होते हैं वो सब वो बेचते हैं.
देयर आर वेराइटीज ऑफ व्हीकल ऑन रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज। अब देखो पालमपुर गांव के बगल में ही, पास में ही एक रायगंज नाम का गांव है, जिसको एक मेन रोड जो है वो जोड़ती है। और उस रोड पे जो है थोड़े बहुत व्हीकल्स जो है चलते हैं, जैसे कि रिक्शा वाला चलता है, टांगा वाला आता है, जीप चलती हैं, ट्रैक्टर्स चलते हैं, ट्रक चलते हैं, ठीक है, ड्राइवर्स जो हैं, एंड पीपल ड्राइविंग द ट्रेडिशनल बुल लॉक कार्ट। और ये सब तो चलता ही चलता है। व्हीकल्स के अलावा लोग पारंपरिक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले जो उनकी बैलगाड़ी होती है ना, वो भी इस्तेमाल में लाते हैं, ठीक है। बोगीज भी बोलते हैं इनको। बोगीज आर पीपल इन द ट्रांसपोर्ट सर्विस, मतलब ये लोग जो है काम में लगे, मतलब गांव के ही जो लोग हैं वो टांगा वगैरह चलाते हैं। दे फेरी पीपल एंड द फेरी पीपल्स मतलब जो फेरी लगाने वाले होते हैं, जो घूम घूम कर सामान बेचते हैं। द फेरी पीपल्स एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड इन रिटर्न गेट पेड फॉर इट, मतलब वही जो शहर एक जगह से दूसरी जगह में जा जाकर सामान बेचते हैं और उनको वहीं से पैसा कमाते हैं। The number of people involved in transport has grown over the last several year। अब देखो ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी में जो लगे हुए लोग जो हैं उनकी भी संख्या अब धीरे धीरे बढ़ रही है। देखो पहले क्या होता था, गांव वगैरह में, आज भी बहुत से गांव ऐसे हैं जहाँ पे आज भी व्हीकल्स वगैरह जो है, कार वगैरह नहीं मिलती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ उतनी ज़्यादा एडवांस नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे ऑलमोस्ट हर गाँव जो है वो धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी बहुत ही कम मात्रा में लोग जो है लगे हुए हैं किसमें, ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज़ में, ओके। तो स्टार्ट करते हैं अपने इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उनको पढ़ना। पालमपुर में विनिर्माण होता है, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ पालमपुर विलेज में होती है वो किस लेवल पे होती है, स्मॉल स्केल लेवल पे होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए पे आप बिल्कुल टिक कर देंगे कि वहाँ पे जो विनिर्माण गतिविधियाँ हैं वो छोटे स्तर पे होती हैं, लघु एवं कुटीर स्तर पे होती हैं घरों में, और श्रमिक कौन होते हैं, घर के ही सदस्य होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन पालमपुर में गैर कृषि क्रियाओं का उदाहरण नहीं है, यानी कि नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं, वो एक्टिविटी जिनमें कोई भी एग्रीकल्चर रिलेटेड नहीं होती है। तो देखो जो दुकानदारी है, दुकानदारी का मतलब क्या होता है, शॉपकीपिंग करना, यानी कि दुकान लगाना। तो जो दुकानदारी है वो एक गैर कृषि यानी कि नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी तो है, लेकिन ये पालमपुर विलेज में भी होती है, ठीक है। तो पालमपुर विलेज का उदाहरण जो नहीं है हमें वो बताना है। परिवहन सेवा यानी कि ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, तो इसका ये बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो वहाँ पे अभी भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुई हैं, ठीक है। तो आप बी पे टिक कर सकते हैं, ओके। बाकी अगर हम वैसे तो इसका ऑप्शन बी भी ठीक हो सकता है, परिवहन सेवाएं, लेकिन देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसका ये ऑप्शन नहीं सही होगा, ठीक है। ये इसका ऑप्शन सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसके पीछे रीज़न ये है कि हमारे को थोड़ा सा तो दिया हुआ है ना कि वहाँ के लोग ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ में भी लगे हुए हैं, लेकिन हमारे को वहाँ पे एक बार भी पशुपालन के बारे में नहीं बताया है, ठीक है। और ये भी तो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ही होती है, ओके। तो स्टार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, एनिमल हस्बेंड्री, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालमपुर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पालमपुर विलेज, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने ऑप्शंस को पढ़ना। मैन्युफैक्चरिंग वर्क इज डन ऑन द लार्ज स्केल, यानी कि जो विनिर्माण या उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन की जो भी एक्टिविटी होती है वो बहुत ही लार्ज स्केल पे होती है। तो ये तो गलत है, क्योंकि स्मॉल स्केल पे होती हैं, घर ही घर में होती हैं, ठीक है। तो हमें तो सही वाले बताने हैं ना, तो ये तो गलत हो गया। मैन्युफैक्चरिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर, ये बिल्कुल सही है कि जो भी उत्पादन होता है या जो भी प्रोडक्शन होती है वो सारे कौन करते हैं, फैमिली लेबर्स मिलके ही करते हैं, बाहर से नहीं रखते हैं वो लोग। लेबर्स आर हायर्ड ऑन लार्ज स्केल इन मैन्युफैक्चरिंग वर्क, नो बिल्कुल नहीं। वहाँ पर वो लोग जो हैं बाहर से थोड़ी लेबर्स को लेकर आते हैं, भाड़े पर रखते हैं, नहीं ना। तो यहाँ पर आपको सही बताना था, और कौन सा है ये, ओनली 2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि केवल 2 ही सही है यहाँ पे, ओके। अगला आपका क्वेश्चन है, परिवहन से जुड़े लोगों का क्या कार्य है, यानी कि व्हाट इज द वर्क ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जो लोग ट्रांसपोर्टेशन में जुड़े हुए हैं उनका क्या काम होता है। फेरी पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। फेरी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि जो चीज़ें हैं, वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। तो दोनों ही काम होते हैं, इसीलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा और चीज़ों को समझ में भी आपको क्लियर हो रही होंगी चीज़ें कि कैसे कैसे क्वेश्चन है और हमें कैसे अटैम्प्ट करने हैं। अगला क्वेश्चन है, पालमपुर में निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया का उदाहरण है, कौन सी यहाँ पर इकोनॉमिकल एक्टिविटी होती है। दुकानदारी यानी कि शॉपकीपिंग, तो ये भी होती है।
विनिर्माण कार्य ये भी होता है, ठीक है। परिवहन सेवा यानी कि ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ये भी होता है। तो उपरोक्त सभी यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बहुत ही ध्यान से सारे आपको पहले ऑप्शन पढ़ने हैं, उसके बाद आपको टिक करना है। जल्दीबाजी में आपको गलत नहीं करना है कोई भी काम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। पालमपुर और रायगंज के बीच निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का साधन उपयोग में नहीं लाया जाता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज नॉट यूज्ड बिटवीन द पालमपुर एंड रायगंज? तो रिक्शा भी होता है इस्तेमाल, टोंगा भी होता है, बुल कार्ट भी होता है, लेकिन एरोप्लेन नहीं होता है, क्योंकि गांव वगैरह में अभी हवाई जहाज की फैसिलिटी कैसे आ जाएगी? शहरों में भी बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं बैठे हैं एरोप्लेन में, है ना। तो गांव में तो अभी बहुत दूर की बात है। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो देखो अब हम करते हैं अपना सोर्स 2, यानी कि जो अब हमारे को नेक्स्ट पैराग्राफ दिया हुआ है ये आपकी हिस्ट्री की, इतिहास की जो बुक है उससे लिया हुआ है, ठीक है। तो हिस्ट्री की जो बुक है उसमें से आपका सिर्फ एक ही चैप्टर आ रहा है, और चैप्टर का क्या नाम है? द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है। तो ये जो आपका मिला है ना आपको, आपका जो ये क्या है पैराग्राफ मिला है, ये आपका उसी चैप्टर से रिलेटेड है। अब देखो मैंने आपके लिए इस टॉपिक पे, फ्रेंच रेवोल्यूशन पे अलग से एक पूरा वीडियो बनाया है, जिसमें हमने आपके पूरे चैप्टर के जितने भी एमसीक्यूज हैं वो कवर किए हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप वो ज़रूर देखना, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा कि आपने क्या नहीं पढ़ा, ठीक है। मतलब मुझे नहीं लगता कि उससे बाहर कुछ भी आएगा। तो एक बार आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, ठीक है। मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूँगी, ओके, ताकि आप उसको भी ईजिली अवेल कर सकें। स्टार्ट करते हैं अभी हम पढ़ना। देखो फ्रांस में जो समाज था, यानी कि जो फ्रेंच सोसाइटी थी, वो 3 एस्टेट्स में डिवाइड थी। ये तो आपको भी पता है, बहुत ही बेसिक चीज़ है ये, ठीक है। फर्स्ट एस्टेट में आपके पुरोहित वगैरह थे, यानी कि क्लर्जी मैन हो गए, ठीक है। और सेकंड एस्टेट में कौन थे? आपके नोबल, यानी कि जो राजनीतिक अधिकारी वगैरह होते थे ना, कुलीन वर्ग, वो शामिल था। थर्ड एस्टेट में आपके नॉर्मल लोग जो हैं वो शामिल थे, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में बेसिकली आज हम थर्ड एस्टेट के बारे में ही बात करेंगे कि थर्ड एस्टेट में क्या क्या कौन कौन लोग थे और उनका जो विचारधारा थी, उनका जो आइडियोलॉजी थी, उनका जो मतलब उनकी जो सोच थी वो क्या थी और वो कैसा समाज चाहते थे अपने लिए, ठीक है। द 18th सेंचुरी विटनेस द इमरजेंस ऑफ सोशल ग्रुप। अब देखो जो 18th सेंचुरी में जब क्रांति की शुरुआत होने वाली होती है, उससे पहले क्या होता है ना, अलग अलग सोशल ग्रुप निकल के आ रहे होते हैं। टर्म द मिडिल क्लास। अब जो नया वर्ग निकल के आता है, नया एक जो पूरा ग्रुप निकल के आता है, उसको टर्म क्या गया है, उसको क्या नाम दिया गया है? मिडिल क्लास का नाम दिया गया है, ठीक है। और ये मिडिल क्लास कौन थे? ये वो लोग थे जो काफ़ी वेल्दी हो गए थे। क्यों? क्योंकि ये लोग जो है मर्चेंट एक्टिविटीज़ में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एक्टिविटीज़ में वो लोग जो है शामिल थे। और वो कौन सी एक्टिविटीज़ थी? जैसे कि वुलन हो गया, सिल्क टेक्सटाइल हो गया, यानी कि ऊनी कपड़े हो गए, रेशमी कपड़ा हो गया। इन सब के वो लोग क्या करते थे ना, बाहर से अपने अपने देश में बना के बाहर के देशों में बेचा करते थे, या बाहर से खरीद के अपने देश में बेचा करते थे। मतलब उनका लेन देन का काम था, व्यापारी थे वो लोग, मर्चेंट्स थे, ठीक है। दैट वर ईदर एक्सपोर्ट और बॉट, मतलब वो सामान तो खरीदते थे या बेचते थे, बाय रिचिंग मेंबर ऑफ सोसाइटी, मतलब वो अपना सामान अमीर लोगों को बेचा करते थे, ठीक है। इन एडिशन टू मर्चेंट एंड मैन्युफैक्चर द थर्ड एस्टेट इंक्लूड प्रोफेसर, मतलब व्यापारी और मैन्युफैक्चरर्स के अलावा फ्रेंच सोसाइटी में जो मिडिल क्लास उभर रहा था, उसमें प्रोफेशंस के कौन कौन से प्रोफेशन के लोग शामिल थे? डॉक्टर हो गया, लॉयर्स हो गया, टीचर्स हो गया, ठीक है, या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो गया, यानी कि राजा के लिए काम करने वाले लोग जो होते हैं वो। ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड, पढ़े लिखे थे और ऐसा विश्वास करते थे कि नो ग्रुप इन द सोसाइटी शुड बी प्रिविलेजेस बाय द बर्थ, मतलब किसी को भी जन्म के आधार पे विशेष अधिकार नहीं मिलने चाहिए। मतलब इनका बेसिकली रफली ये कहना था कि जिस तरीके से पुरोहितों को, यानी कि फर्स्ट एस्टेट को और द्वितीयक एस्टेट को जो राजनीतिक अधिकार मिल रहे हैं, जो विशेष अधिकार मिल रहे हैं जन्म से, वो उन्हें नहीं मिलने चाहिए। क्योंकि किसी भी इंसान की जो योग्यता होती है, कैपेबिलिटी होती है, वो उनके कामों से जांची जानी चाहिए, ना कि ये कि उनका कौन से घराने में जन्म हुआ है, ठीक है। रादर अ पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट, मतलब उस व्यक्ति का जो समाज में स्थान है वो उसके गुणों पर निर्भर करना हो चाहिए। दीज आइडिया इन अ सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वालिटी, मतलब ये जो आइडियाज अभी मैंने बताया ना, ये किसके ऊपर बेस्ड था? फ्रीडम के ऊपर, मतलब स्वतंत्रता के ऊपर, और समानता के ऊपर, ठीक है। एंड लॉज एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, मतलब सभी को, अब सबके लिए जो है अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, इसके ऊपर ये उनकी बात जो है आधारित थी।
वर पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसफर, और इनकी इसी आवाज को आगे जाके और विद्वानों ने अपनी अपनी किताबें लिखकर जो है और फैलाया, ठीक है। द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड ऑब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क वाज रिफ्यूज, मतलब राजा के पास जो सारी शक्ति थी, राजा ही सर्वे सर्वा था, इस अधिकार का, इस सिद्धांत का जो है खंडन किया गया, ठीक है। द डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी was proposed in the spirit of laws Montesquieu, written by the Montesquieu। अब मॉन्टेस्क्यू एक विद्वान थे वहाँ के, कहाँ के, फ्रांस के। उन्होंने अपनी एक बुक लिखी, बुक का नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉज। इसमें उन्होंने बताया कि जो एक राजा को सारी शक्तियाँ दे दी जाती है ना, वो पूरा भी, वो तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि जितनी भी शक्ति है ना सरकार की, वो 3 लोगों के पास में जो है डिवाइड होनी चाहिए, इक्वली डिवाइड होनी चाहिए। और वो 3 क्या है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यानी कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया, तो अब हम पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर को। मिडिल क्लास वर अगेंस्ट, अब जो मिडिल क्लास थे वो किसके अगेंस्ट थे, प्रिविलेजेस बाय द बर्थ, यानी कि जन्म से जो विशेष अधिकार मिले हुए हैं वो लोग उसके विरोधी थे। तो आपको ऑप्शन नंबर बी पे टिक करना है, ठीक है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे आप, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि सरकार के अंदर सत्ता विभाजन का मत किसने प्रस्तुत किया, मतलब हु प्रपोज द आइडिया ऑफ डिवीजन ऑफ पावर, कि सरकार के जो राजा एक सर्वे सर्वा है उसको ही मेन लीडर ना होकर जो पावर है उनको 2 या 3 या अलग अलग लेवल पे डिवाइड कर देना चाहिए। तो ये आइडिया आपका किसने था, मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉज में दिया था, ठीक है। और उन्होंने कहा था कि जो भी पावर है वो जुडिशरी, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और कौन था जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, और एक मैं नाम भूल गई, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, हाँ लेजिस्लेटिव में इन तीनों के बीच में इक्वली डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मध्यम वर्ग का भाग नहीं है। मध्यम वर्ग का मतलब क्या होता है, वही जो जिसके बारे में भी हमने पढ़ा, मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास में कौन कौन लोग जो हैं आपके आते हैं, ठीक है। तो यानी कि सौदागर, यानी कि मर्चेंट्स, तो ये भी है, लेबर्स, तो ये भी है ना। अच्छा, उसने बोला कौन पार्ट नहीं है, ठीक है। तो कौन पार्ट नहीं है, आपके मजदूर भी आपके भाग जो है होते हैं, नहीं होते हैं, बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। हाँ जी, मजदूर के बारे में इन्होंने अपने इस पैराग्राफ में नहीं दिया, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। अदरवाइज मजदूर भी थे, पर वो थर्ड एसेट का पार्ट थे, मध्यम वर्ग का पार्ट नहीं थे, मिडिल क्लास नहीं थे। क्यों, मिडिल क्लास में तो अमीर लोग थे ना थोड़े, मतलब जो ना बहुत ज़्यादा अमीर ना बहुत ज़्यादा गरीब है। तो जो मजदूर था, जो लेबर वर्ग था, वो तो बहुत गरीब होता है, तो वो कैसे मिडिल क्लास का पार्ट हो सकता है। ओके, तो ये नहीं थे। और हमसे क्या पूछा है कि कौन भाग नहीं था, तो ये नहीं थे, ठीक है। अगला है प्रशासनिक सेवा में लगे हुए लोग, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल, तो ये भी थे, ठीक है। लॉयर्स, तो ये भी थे। तो यानी कि आपके सिर्फ लेबर ही हैं जो आपके मिडिल क्लास में नहीं थे। तो आपको क्या करना है, ओनली 2 पे टिक करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 है, किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। इस मत का समर्थन इसमें से किसने नहीं किया, यानी कि अ पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट who were not in favor of these notion, यानी कि इस विचार के कौन खिलाफ था और कौन इसको सपोर्ट नहीं करता था। तो वो थे आपके नोबल्स और आपके क्लर्जीमैन, जो चर्च के पास्टर या पादरी और क्लर्जी होते ना, वो लोग इसके अगेंस्ट थे। तो उसका तो ऑप्शन ही नहीं दिया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर देना है। अगला आपका क्वेश्चन है, मध्यम वर्ग ने संपत्ति अर्जित की, मतलब जो मिडिल क्लास लोग थे उन्होंने कैसे इतनी वेल्थ अर्न कर ली, मतलब कैसे वो एकदम से इतने अमीर हो गए। क्योंकि वो ओवरसीज ट्रेड में इंक्लूड लगे हुए थे, यानी कि समुद्र पार एक देश से दूसरे देश के बीच में जो व्यापार होता है उसमें लगे हुए थे। ऊनी वस्त्र के व्यापार में, यानी कि वुलन क्लॉथ ट्रेड में लगे हुए थे, सिल्क क्लॉथ ट्रेड में लगे हुए थे, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, क्योंकि वो सभी चीजों की वजह से ही अमीर हुए थे। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्यम वर्ग के संबंध में सत्य नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास कौन थे, पढ़े लिखे थे, ओके, तो यानी कि दे वर वेल एजुकेटेड।
उनका मानना था कि समाज में जन्म सिद्ध अधिकार होने चाहिए। तो ये तो थोड़ी था कोई, वो तो चाहते थे कि सबको इक्वल मानना चाहिए और इंसान की जो मेरिट्स, जो कैपेबिलिटी है, वो उसके सोसाइटी को में जो काम है, यानी कि जो उसने अचीव किया है, जो उसके मेरिट्स है, उसके बेस पे जो है उसको जो है प्रिविलेजेस मिलने चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं है, ये गलत है कथन। तो यहाँ पे आपको बी पे टिक करना है कि ये वाला जो ऑप्शन बी है ये गलत है। ओके, अब देखो यहाँ पर आपका सेक्शन सी जो है वो कंप्लीट हो गया। सेक्शन सी इज कंप्लीट नाउ। Okay, now we will move to the section D, which is the very smallest portion of this video. ठीक है, बेसिकली सेक्शन डी विल टॉक यू अबाउट द मैप वर्क। ठीक है, ये आपको सिर्फ मानचित्र के बारे में बताएगा कि आपसे पेपर में कैसे कैसे मानचित्र जो है वो पूछे जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने मैप वर्क को। अब आपको यहाँ पे इंडिया का एक मैप दिया हुआ है, ये आपको ए दिखा रहा है कि ये क्या है। ठीक है, अभी देखते हैं कि क्या बोलता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भरना है हमारे को। बच्चे बहुत गलतियां कर देते हैं कि मैप में हम मैप में क्या भरेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना। जैसे आपको ए लिख के दे देगा ना, तो अब हम पहले ए का क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, भारत के दिए गए राजनीतिक मानचित्र पर संकेत ए उस राज्य की राजधानी है, यानी कि जो हमारे को ए दिया गया है ना, वो उस स्टेट का, उस पर्टिकुलर स्टेट की कैपिटल है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि वो स्टेट कौन सी है। तो देखो, ये हमारी दिल्ली, ये हमारा यूपी, और यूपी से बिल्कुल लगा हुआ आपका बिहार, और बिहार के जस्ट नीचे क्या है, आपका झारखंड है। ठीक है, सन 2000 में आपका बिहार जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था। एक स्टेट बना था बिहार और दूसरा स्टेट बना था झारखंड, और झारखंड की कैपिटल क्या है, रांची है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर देना है आपको, यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी पे टिक करना है कि बिहार, और बिहार की कैपिटल क्या है, डी है। ठीक है, अब देखो, कुछ जो ब्लाइंड स्टूडेंट होते हैं वो लोग तो मैप नहीं देख सकते ना, तो उनके लिए क्या होता है ना, उनके लिए मैप की जगह ऐसा ही एक क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो भारत के झारखंड राज्य की राजधानी क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडियन स्टेट झारखंड, तो रांची। ऑप्शन नंबर डी पे टिक कर देंगे आप लोग। ठीक है, अगला आपका जो है बी है। ठीक है, भारत की उस राजनीतिक मानचित्र पर संकेत भी एक पर्वत चोटी है, इसका नाम विकल्प में से पहचान कर लिखिए। यानी कि ऑन द सेम पॉलिटिकल मैप, मतलब जो भी हमने पॉलिटिकल मैप देखा उसमें देखना है कि जो बी है वो कौन सा माउंटेन पीक को दिखाता है, और हमारे को उसको आइडेंटिफाई करना है। या तो वो अनाईमुडी है, या वो केटू है, या कंचनजंगा है, या नंदा देवी है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि भाई इनमें से वो किस पे सूट बैठेगा, यानी सूट क्या बैठेगा, मतलब कौन सा है। ठीक है, तो ये है आपका बी। अब देखो, ये बिहार, नेपाल से बिल्कुल लग के जो आपकी आ रही है ना हिमाचल की जो मतलब हिमालय की श्रृंखला, तो जो आपका ये बी है ना, ये क्या है, ये कंचनजंगा पर्वत पड़ता है। इधर सिक्किम के पास कंचनजंगा पर्वत जो है वो पड़ता है। कंचनजंगा माउंटेन जो है वो सिक्किम में पड़ते हैं आपके। ठीक है, यहाँ पर आपका एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसका नाम भी कंचनजोंगा है। ठीक है, तो मतलब वही कंचनजंगा के नाम पे कंचनजोंगा बढ़ गया है उसका नाम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, कंचनजंगा पर्वत को, यानी कि माउंटेन रेंज कहाँ की है, वो कंचनजंगा की माउंटेन रेंज है। ठीक है, तो बस आपके लिए ये क्वेश्चन, आपके लिए ये सैम्पल पेपर इतना था। हाँ, एक बार ये हम देख लेते हैं विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में कंचनजंगा पर्वत चोटी स्थित है। तो कंचनजंगा कौन से स्टेट में है, हाँ जी बताइए कौन से स्टेट में है, तो वो आपका ऑप्शन नंबर सी सिक्किम में पड़ जाती हैं। ठीक है, तो बस ये आपका वीडियो इतना ही था। सैम्पल पेपर आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप ज़रूर इस सैम्पल पेपर के सेक्शन ए और बी और सी डी की पूरी वीडियो देख लो, ताकि आपको पता लग जाए कि कैसा फॉर्मेट आएगा। ठीक है, और अगर ये पूरा अच्छा लगता है, एक्सप्लेनेशन और वीडियो अच्छा लगता है, क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज वी नीड योर सपोर्ट। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।